हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्ज़ाम मास्टर। आज टेक्सटाइल के ही हम प्रश्नों के अध्ययन करेंगे, जिसमें आप क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल का कल मैंने आपको बताया था। उसमें एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कि वस्त्रों का राजा क्या है, कपास है, और वस्त्रों की रानी रेशम। ठीक है, तो उसको आप लोग करेक्ट कर लें। फिर ज़रूर आप लोग कमेंट किया करें, हो सकता है बोलते समय कोई चीज़ गलती से हो जाए तो आप उसको कमेंट करेंगे तो मैं उसको ज़रूर मैं आपके सारे कमेंट्स देखती हूँ, तो इसीलिए कहती हूँ प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और आज बढ़ते हैं आज के अपने प्रश्नों की ओर। आज टेक्सटाइल में अपैरल का भी पार्ट है और आपका स्टेन रिमूविंग का भी, तो आप उसको भी देखेंगे। लॉन्ड्रिंग के भी मैंने कुछ क्वेश्चंस इसमें जो आपका ये प्रैक्टिस सेट है इसमें लॉन्ड्रिंग के भी क्वेश्चन इंक्लूड हैं। तो बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न है, परिधान की रचना तथा अलंकरण में निम्न रेखाओं का प्रयोग होता है। ऊर्ध्वाधर रेखाएं तथा वक्र रेखाएं, क्षैतिज रेखाएं तथा तिरछी रेखाएं, बी आकार की रेखाएं तथा खंडित रेखाएं, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर डी होता है और ये सभी रेखाओं के प्रकार हैं। ठीक है, लंबी रेखाएं, वक्र रेखाएं, आपकी तिरछी रेखाएं हो गई, वी आकार की रेखाएं, ये सारी इसके अंतर्गत आती हैं। परिधान में के बाह्य आकार को प्रभावित करने वाली कारक रेखाएं कौन सी हैं? ग्रीवा रेखा, अलंकरण एवं सह उपकरणों का सही स्थान, भरे पूरे परिधान या उपयुक्त सभी। तो परिधान के बाह्य आकार को प्रभावित करने वाले मतलब जब ड्रेस बन जाता है तो उसको बाहर से जब हम देखते हैं तो क्या चीज़ें, तो जो नेक लाइन है ये भी प्रभावित करती हैं। अलंकरण एवं सह उपकरणों, तो जो आप अलग से क्या करते हैं, जो उसमें सामान लगाते हैं, कोई लटकन लगाते हैं, फ्रेंजिंग्स का प्रयोग करते हैं, वो सारी चीज़ें इसके स्थान पर आती हैं। भरे पूरे परिधान मतलब कि पूरा भरा हुआ, उस पर डिज़ाइन किया हुआ, या उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आंसर नंबर डी होता है। किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत रूप से जानने से पहले सबसे पहला प्रभाव जो पड़ता है वह क्या होता है? उसके परिधान से, उसके वात विचारों से, उसके रंगों से? कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होता है उसके परिधान से, क्योंकि जो आपका बाह्य जो पहला इफेक्ट पड़ता है आपके कपड़े और जो आप पहन रखा है आपने, बोलते तो हम बाद में है ना, लेकिन वस्त्र सबसे पहले हमारा ड्रेसिंग सेंस जैसा होता है, वो हमारी पर्सनालिटी को शो कर देता है उससे पहले। वैसे परिधान जो प्राकृतिक रूप से समानुपात को सुंदरता से दिखाने में सहायक होते हैं, वे क्या होते हैं? सुंदर किए जाते हैं, सुंदर माने जाते हैं, पसंद किए जाते हैं, सुंदर माने जाते हैं। ए तथा बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ए तथा बी दोनों होंगे ना, कि परिधान जो प्राकृतिक के समानुपात में हो, मतलब समान अनुपात में हैं और सुंदरता से दिखाने में सहायक होते हैं, तो वो क्या सबको पसंद भी आते हैं और सुंदर भी माने जाते हैं। तो ए और बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है। परिधान का रंग, रूप और आकार खिलता है उचित तथा अच्छे अनुपात से, उचित तथा अच्छी लय से, अच्छी अनुरूपता से, किसी से नहीं। तो ये जो है अनुपात, क्या उचित तथा अच्छे अनुपात से परिधान के रंग, रूप का और आकार उसका खिलता है। रेखाओं, दूरी एवं माप की दृष्टियों से परिधान रचना में ध्यान रखना चाहिए। लय का, अनुपात का, संतुलन का, अनुरूपता का। तो दूरी, माप तथा दृष्टियों से परिधान रचना में ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? अनुपात का। ठीक है, अनुपात का। अगला है, संतुलन से परिधान में आता है विश्रामदायक भाव, तंगी भाव, दिखावा, कुछ भी नहीं। तो जो संतुलन है उससे परिधान में क्या आता है? विश्रामदायक भाव आता है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको संतुलन और अनुपात में, अगर अभी अगले क्वेश्चन में आएगा तो मैं अनुपात में फिर से आपको थोड़ा सा कुछ बता दूंगी। अभी संतुलन का क्वेश्चन है तो यहाँ बताती हूँ। विश्रामदायक भाव आता है। तो अच्छा, संतुलन जो है ये दो प्रकार का होता है, औपचारिक और अनौपचारिक संतुलन। औपचारिक संतुलन वो होता है मतलब जिसमें कपड़े की दोनों तरफ जो ये बीच में जो लाइन डिवाइड करती है कपड़े को दो भाग में, उसमें दोनों तरफ जब समानता पाई जाएगी तो ये आपका क्या हो जाता है? ये आपका औपचारिक संतुलन होता है। और जब समानता नहीं पाई जाती तो वहाँ पर अनौपचारिक संतुलन होता है। मतलब रचना, अलंकरण, मतलब जो कुछ भी, मतलब ये कपड़े के, जैसे ये ड्रेस है तो अगर यहाँ पर ये आपकी नेक लाइन हो गई, अगर इस तरफ भी जो डिज़ाइन हमने की है वो लगभग इस तरफ भी करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर फॉर्मल आपका संतुलन हो जाएगा। और
उस तरह से अगर वैसे रहेगा, अगर अलग अलग रहेगा तो क्या होगा, वो अनौपचारिक संतुलन के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न ही आ गया है आपका, जब परिधान के दोनों भागों में आकर्षण, रचना और अलंकरण लगभग समान होता है तो वैसा संतुलन क्या कहलाता है? अभी मैंने आपको बताया ना, वैसा संतुलन क्या कहलाता है? आपका औपचारिक संतुलन कहलाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है, जब परिधान के दोनों भागों की रचना में आकर्षण, रचना और अलंकरण लगभग समान होता है तो वैसा संतुलन क्या कहलाता है? औपचारिक संतुलन कहलाता है। प्रश्न रिपीट हो गया है ये वाला। इसके लिए परिधान रचना में रंग, रेखा, आकृति तथा अलंकरण में पुनरावृत्ति, स्तरीकरण तथा विकर्ण का प्रयोग करना चाहिए। संतुलन, समानुपात, लय, अनुरूपता। तो लय, ठीक है। ये आपका रंग, रेखा, आकृति तथा अलंकरण में पुनरावृत्ति, मतलब देखने पर क्या, जैसे निगाहें फिसलती हैं, जैसे तान होती है, एक से दूसरे से जुड़ी रहती है, उसी प्रकार से ये स्तरीकरण होगा, पुनरावृत्ति होगी, विकर्ण का प्रयोग होगा, तो उससे क्या होगा, एक लय उत्पन्न होती है ड्रेस में। परिधान रचना में किसी दिए जाने वाले महत्व परिधान के शिष्ट सौंदर्य एवं कोमल लालित्य को बढ़ाता है। मतलब अगर महत्व किसी एक जगह पे हम इम्फेसाइज कर रहे हैं किसी चीज़ को, है वो सेंटर पॉइंट है, तो वो क्या है हमारा, जहाँ पे इम्फेसिस पड़ रहा है वो हमारा आकर्षण का बिंदु है। आकर्षण केंद्र बिंदु यहाँ करेक्ट आंसर होता है। परिधान रचना में रेखा, रंग, आकृति, व्यवस्था, आकार, ध्येय, व्यक्तित्व तथा व्यक्ति की निजी शारीरिक विशेषता को कैसा होना चाहिए? संतुलन, लय, समानुपात, अनुरूपता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है अनुरूपता। रेखा, रंग, आकृति, व्यवस्था, आकार, ध्येय, व्यक्तित्व तथा व्यक्ति का निजी शारीरिक विशेषता, मतलब इन सारी चीज़ों में जो क्या होना चाहिए, एक अनुरूपता, एक जैसा होना चाहिए। किस स्केल में कोई भी व्यक्ति अपने पोशाक या पहनावे के औचित्य का मूल्यांकन करता है? संतुलन और लय, समानुपात, अनुरूपता, इनमें से सभी। तो करेक्ट क्या होता है इसमें, इनमें से सभी, क्योंकि ये जो हैं ये सिद्धांत है ना, कला के सिद्धांत हैं, तो इन्हीं का प्रयोग हम करते हैं जब वस्त्रों का निर्माण करते हैं, जब बनाते हैं हम परिधान, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके बनाया जाता है। परिधान खरीदते समय गृहिणी को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? प्रयोजन, टिकाऊपन, कार्यक्षमता, उपयुक्त सभी। तो प्रयोजन भी किस लिए खरीद रही है? कार्यक्षमता, मतलब कितना ड्यूरेबल है आपका कपड़ा, टिकाऊपन ये भी वही है, मतलब कार्यक्षमता में भी वही है कि मतलब किस तरह से उसकी कार्यक्षमता है कि किस तरह से वह कार्य कर रहे हैं। कपड़ा जिस हमने जैसे लिया तो वो कितने समय तक चलेगा, ठीक है। जैसे अगर जीन्स हमने ली तो उसकी कार्यक्षमता पर निर्भर करता है। डेनिम है तो वो क्या हम जानते हैं कि क्या वो घर्षण रेसिस्टेंस उसमें पाया जाएगा। और टिकाऊपन में भी लगभग दोनों चीज़ें एक ही समान से हैं। टिकाऊपन से वस्त्र कितने समय तक टिकेगा, तो इसको भी हम लोग ध्यान में रखते हैं। तो उपयुक्त सभी आंसर यहाँ पर ये करेक्ट होता है। किस्म, नमूने, कटाई, सिलाई, तुरपन, बंद, वाह्य सज्जा, साधन और अलंकरण, कफ, कॉलर, शैली और फैशन, आरामदायक, फिट सूट, देख रेख, धुलाई, संचय कारक है। परिधान के चुनाव के, डिज़ाइन के चुनाव के, रेशों के चयन के, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें, नमूने, कटाई, सिलाई, तुरपन, बंद, बाँह, वाह्य सज्जा, ये सब कब, जब हम क्या करते हैं, कपड़े को सिलते हैं, मतलब कपड़े का सिलेक्शन करते हैं, ख़रीदते हैं बना बनाया हुआ कपड़ा, तो उस समय क्या होता है, परिधान के चुनाव में इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं। संक्शन विधि द्वारा किस प्रकार के कपड़ों की धुलाई की जाती है? तो जो हैवी कपड़े होते हैं उसमें, जैसे वैक्यूम क्लीनर है ना हमारा, तो उसी की बात कर रहा है कि वैक्यूम से खींच लेते हैं, ठीक है। तो संक्शन विधि द्वारा भारी कपड़ों को धोया जाता है। धोया क्या जाता है, मतलब जैसे वैक्यूम से आप खींचेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा गंदगी खींच जाएगी, क्योंकि उठाना और उसको करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। किस तरह की धुलाई मशीन में नहीं होती है? सिलेंडर किस्म की, वैक्यूम कप किस्म की। ये जो टेंजिटेटर लिखा है, ये टेंजिटेटर ये लिखा हुआ है, ये टेंजिटेटर ना होकर के मिसप्रिंट है, ये है आपकी एजिटेटर, ठीक है। ये सिलाई जो आपकी ये धुलाई वाली वॉशिंग मशीन है उसमें क्या है, ये एजिटेटर टाइप, ठीक। वैक्यूम का टाइप वॉशिंग मशीन होती है, सिलेंडर किस्म की होती है, ये एजिटेटर टाइप की होती है, लेकिन गोलाकार की नहीं होती है। तो पूछा है मशीन नहीं होती है, तो यहाँ पर गोलाकार सही हो जाएगा। जो इसमें
जैसे जब कपड़े आपने देखा होगा ऐसा रहता है ना, और ये इस तरह से ऐसे कुछ ऐसे रचना हुई रहती है, तो वो ही आपकी टेंजिटेटर के अंतर्गत आती है। ऊनी, रेशमी, सूती, जॉर्जेट, क्रेप बुने कपड़ों को प्रेस किया जाता है तथा परिष्करण विधि की, कौन सी विधि से इन सारे कपड़ों को प्रेस किया जाता है? तो स्टीमिंग विधि से, मैंग्रियरिंग विधि से, प्रेसिंग विधि के द्वारा या इस्त्री के द्वारा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है प्रेसिंग विधि के द्वारा। अगला प्रश्न है, सभी सूती वस्त्रों को धोने के उपरांत किया जाता है, सुखाया, कलफ, केवल नील लगाना, इनमें से कोई नहीं। तो जो सूती कपड़े हैं धोने के उपरांत उसमें क्या कराया जाता है? उसको कलफ लगाया जाता है। कलफ मीन्स मार, रिवाइव लगाना, ठीक है। अवशोषक पदार्थ कौन सा नहीं है? फ्रेंच चाक, पीसी खड़िया, मैदा, टेल्कम पाउडर। कोलतार, कोलतार अवशोषक पदार्थ नहीं। अवशोषक पदार्थ अच्छा होता क्या है? स्टेन रिमूविंग में भी इसका काम आता है, जैसे ग्रीस वगैरह के दाग, चिकनाई वाले उसको, तो उसके ऊपर क्या करते हैं? इन सारी चीज़ों को छिड़क देते हैं। छिड़कने के बाद जब हटाते हैं तो वो खींच लेता है, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो दाग धब्बे छुड़ाने में आसानी होती है। चूषण विधि द्वारा किस प्रकार के वस्त्रों की धुलाई की जाती है? प्रश्न ये हो चुका आपका कि हल्के वस्त्रों की, भारी वस्त्रों की, रेशमी वस्त्रों की, ऊनी वस्त्रों की। तो चूषण विधि द्वारा, अभी संक्षण था ना, तो चूषण विधि भी उसी के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है ये आपका आंसर नंबर बी, भारी वस्त्रों की। अगला प्रश्न है, सूखी धुलाई द्वारा साफ किए जाते हैं ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, जरी युक्त वस्त्र, इनमें से सभी। तो हम लोग अपना वूलन, अपना कोट वगैरह भी देते हैं ना, रेशमी साड़ियाँ भी देते हैं, रेशम के जरी युक्त लहंगे वगैरह भी, इस तरह के कपड़े भी देते हैं। तो इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाता है। वैसा संश्लिष्ट कार्बनिक यौगिक जो संतृप्त तथा असंतृप्त दोनों प्रकार के हाइड्रोकार्बन से बनाया जाता है, वो क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? आपका अपमार्जक कहलाता है। क्या कहलाता है? अपमार्जक। अच्छा, अपमार्जक की बात मैं करूं तो अगर आपसे प्रश्न आता है कि अपमार्जक के अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है, अपमार्जक के आपके अंतर्गत क्या चीज़ें आएंगी, तो अपमार्जक कुछ नहीं, क्या है? एक डिटर्जेंट है। यह संश्लिष्ट कार्बनिक यौगिक होता है या संतृप्त तथा असंतृप्त दोनों प्रकार के हाइड्रोकार्बन से बनाया जाता है। अच्छा, एग्जाम्पल अगर आ जाता है आपका, तो इसमें सर्फ, मैजिक, स्पारिंसो, सिवाल, व्हील, ये सब है, एरियल, जो भी जिस तरह के सर्फ्स हैं वो सारे इसी के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जॉर्जेट, शिफॉन तथा क्रेप की धुलाई करनी चाहिए, सूखी धुलाई, नॉयलान के समान और आपकी रेशम के समान, इनमें से कोई नहीं। तो जॉर्जेट, शिफॉन तथा क्रेप की धुलाई किस विधि से करनी चाहिए? इसको आपको करना चाहिए, ये जो आपकी विधि है पहली, सूखी धुलाई, ठीक है। तो सूखी धुलाई का मतलब ड्राई क्लीनिंग करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, रेशम तथा ऊनी वस्त्र पर रक्त के धब्बे स्पंज करने से साफ हो जाते हैं। अक्सर स्टेन रिमूविंग से क्वेश्चन आ जाता है, तो आप उसको देख लें कि कौन कौन सा किस किस चीज़ों से धब्बा जाता है, ठीक है। तो सोडियम परबोरेट, ये क्या क्या है इसमें? सोडियम बोरेट सहित जल मिश्रण से सोडियम परबोरेट तथा हाइड्रो पेरोक्साइड के मिश्रण से, ए और बी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो जो ये आपके रेशम तथा ऊनी वस्त्र जो हैं उनके ऊपर अगर धब्बा लग जाए तो सोडियम परबोरेट तथा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, इन दोनों के मिश्रण से साफ किए जाते हैं। अगर मैं बात करूं कि आपकी यूनिवर्सल ब्लीच की, कि आपकी यूनिवर्सल ब्लीच कौन सी है, तो ये आपके लिए प्रश्न है कि आप बताएंगे मुझे इसका आंसर ज़रूर। आप कमेंट भी करते हैं, आप लोगों के कमेंट मैं पढ़ती हूँ, मैं देखती हूँ। तो आज का क्वेश्चन है ये कि हाइड्रोजन नहीं, क्वेश्चन ये है आपका कि जो यूनिवर्सल ब्लीच है उसका क्या नाम है। अगला प्रश्न है, लापरवाही के कारण वस्त्रों का खराब होना परिचायक है, गृहिणी की अज्ञानता का, गृहिणी की ज्ञानता का। लापरवाही के कारण वस्त्रों का खराब होना, तो वो गृहिणी की अगर अज्ञानता है, अगर वो नहीं जानती, उसने क्या किया, वूलन कपड़ा बिना धुले उले क्या किया, रख दिया, स्टोर कर दिया कि अगली ठंडियों में धोएंगे, तो पता चला कि अगली बार हमने निकाला तो क्या हो गया, उसमें वो
ख़राब हो गए, कीड़ों ने उसको खा लिया। तो वहाँ से फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। वस्त्रों को कुछ समय तक विश्राम देकर भी उसकी बढ़ाई जा सकती है। क्या? चमक, कार्यक्षमता, रंग, सिकन। तो कार्यक्षमता बढ़ाई जा सकती है। जैसे हम किसी वस्त्र को पहना हमने और फिर उसके बाद रख दिया, फिर उसको 2-4 महीने बाद पहने, और आप देखते होंगे हमारे जो वूलन कपड़े होते हैं वो बहुत चलते हैं ना, बहुत बहुत दिनों तक स्वेटर्स वगैरह हम लोगों को पसंद होता है, बहुत दिनों तक पहनते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसका काम हमें सिर्फ 2 या 3 महीने के लिए लगता है, और फिर उसको रख देते हैं, फिर उसको अगले साल पहनते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, उसकी कार्यक्षमता भी बढ़ जाती है। कपड़े की देखरेख करना प्रमुख कर्तव्यों में से एक है। गृहस्वामी के, बच्चों के, गृहिणी के, दर्जी के। तो ये होम मेकर जो है उसी का कर्तव्य है कि घर के कपड़ों की और अपने घर का पूरा ध्यान रखे। कपड़े के कहीं फट जाने या छिद्र हो जाने पर उसकी धुलाई करने से पहले क्या करनी चाहिए? मरम्मत करनी चाहिए, फेकाई करनी चाहिए, जलावन करना चाहिए, फड़ाई करनी चाहिए। तो पहले मरम्मत कर लेनी चाहिए, वरना वॉशिंग मशीन में डालें या हैंड वॉश करें, अगर बीच में से कहीं कपड़ा कट है तो अगर हम धुलेंगे तो उसके एजेस क्या और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। अलमारी में गंदे वस्त्रों के साथ स्वच्छ कपड़े रखने को, मतलब स्वच्छ कपड़े को क्या करना चाहिए? रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, अलग अलग रखना चाहिए, या फिर जला देना चाहिए? तो रखना ही नहीं चाहिए। The greater the care we take of it, longer it will last and the better it will serve। ये किसकी उक्ति है? तो ये जो उक्ति है ये आपकी किसकी? टालटोरा की, लाइल की, स्टेला सुंदरराज की या गायत्री की? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है स्टेला सुंदरराज की। ठीक है, तो इसमें द ग्रेटर द केयर वी टेक ऑफ इट, लॉन्गर इट विल लास्ट एंड द बेटर इट विल सर्व। ठीक, तो इस डेफिनेशन को आप देख लें, स्टेला सुंदरराज की डेफिनेशन है। निम्नलिखित में से कौन से वस्त्रों की देखरेख एवं एहतियात के लिए आवश्यक नहीं है? ब्रश करना एवं धूप हवा दिखाना, स्वयं संरक्षण तथा तत्काल मरम्मत, तत्क्षण मरम्मत, दाग छुड़ाना तथा बार बार धोना, अनुचित ढंग से प्रयोग में लाना। तो क्या सबसे ज़्यादा प्रयोग में नहीं है? अनुचित ढंग से प्रयोग में लाना। ये सारी चीज़ें तो हम लोग करते हैं ना, ब्रशिंग करते हैं कपड़े पे, धूप दिखाते हैं, ये सब तो अच्छी बात है, कपड़े की लाइफ को बढ़ाती है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर कैन इवेल्युएट द प्रोडक्ट बिफोर परचेज एंड प्रॉपर्टी केयर फॉर इट आफ्टर परचेज फॉर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ये वाली उक्ति किसकी है? तो इसको भी याद कर लें कि ये उक्ति है आपकी होलैंड एवं सैडलर की। हॉलैंड एवं सैडलर हम लोग अक्सर कहते हैं, तो यहाँ पे जो भी हो उसको आप देख लेंगे, हॉलैंड एवं सैडलर है, उनके द्वारा ये कहा गया है। फिर अगला है, नाटे कद के तथा मोटे व्यक्ति को नहीं पहनना चाहिए। छोटी प्रिंट वाले वस्त्र, बड़ी प्रिंट वाले वस्त्र। तो इस तरह के जो लोग हैं उनको किस तरह के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए? तो जो छोटे कद तथा मोटे व्यक्तित्व के लोग हैं उनको बड़ी प्रिंट वाले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। आगे दिया हुआ था ऑप्शन में, लेकिन आप देख लें। एक तंतुक रेशा है, नायलॉन, रेशम, कपास, पॉलिएस्टर। तो एक तंतुक रेशा आपका क्या है? रेशम है। साबुन में होता है सोडियम सिलिकेट, माड़, नमक, ये सभी। तो जो आपका साबुन की मैन्युफैक्चरिंग है, जब आप उसको देखेंगे तो उसमें सोडियम सिलिकेट, माड़ और नमक, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। कपड़ों की धुलाई निर्भर करती है कपड़ों की किस्म पर, गंदगी के प्रकार पर, गंदगी की मात्रा पर, उपरोक्त सभी पर। तो कपड़ों की धुलाई इन सभी चीज़ों पर निर्भर करती है कि कपड़ा कितना ज़्यादा अधिक गंदा है, किस प्रकार का फैब्रिक है, आपका सिल्क है, एम्ब्रॉयडरी वाला फैब्रिक है, या इस पे और गंदगी के प्रकार में भी, मतलब किस तरह के उसमें गंदगी है, दाग धब्बे उसमें किस प्रकार के हैं। रेडीमेड वस्त्र खरीदते समय देखना चाहिए कपड़े की किस्म, नाप, मूल्य, ये सभी। तो अगर रेडीमेड वस्त्र हम खरीद रहे हैं तो उसमें हमें क्या देखना चाहिए? ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। बने बनाए वस्त्र, कपड़े की किस्म क्या है, और हमारा जो बजट है उसके अनुकूल है या नहीं है, और उसकी नाप, मेजरमेंट। प्राकृतिक तंतु की बात कर रहा है यहाँ पर, नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयॉन और आपका नायलॉन। तो यहाँ पे प्राकृतिक तंतु है। यहाँ पर आप देखेंगे नायलॉन 2 बार प्रिंट हो गया है ना,
तो यहाँ पर ये नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसमें जितने भी तंतु हैं वो कौन से हैं, आपके कृत्रिम तंतु हैं। ठीक है, ये कौन से हैं, आपके सारे कृत्रिम तंतु हैं। और कृत्रिम में ये वाला मैन मेड है, और ये क्या है, ये भी केमिकल है, ये भी केमिकल है। और इसकी जगह जैसे कि किसी भी और तंतु का नाम लिख सकते थे, हेम्प है, कोपोक है, तब वो प्राकृतिक तंतु के अंतर्गत आता। तो यहाँ पे हेम्प, कोपोक कुछ भी होता तो आप उसको देख लेते। कीड़े से बनने वाला रेशा, कीड़े से बनने वाला रेशा कौन है, रेशम। ठीक है, और इसके जो खेती होती है इसको क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। अच्छा, रेशम की बात चली तो आप बताइए कि रेशम में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। और रेशम में फैब्रिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, फैब्रिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अच्छा, और गम कौन सी पाई जाती है, सेरेसिन नामक गम पाई जाती है। कौन सी, सेरेसिन, सेरेसिन नामक गम इसमें पाई जाती है। अगर वूल की बात करें हम तो वूल में कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा, तो वूल में आपका कीरेटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ओके, कीरेटिन आप नोट कर सकते हैं, मालूम होगा आपको, रिकॉल कर लीजिए। लॉन्ड्री का अर्थ होता है गंदगी निकालना और उसे सुंदर बनाना, कपड़े को लकड़ी के डंडे से कूट कूट कर धोना, कपड़े को अलमारी में अच्छी तरह रखना, इनमें से कोई नहीं। तो जो लॉन्ड्रिंग है उसका अर्थ क्या है कि गंदगी निकालना और कपड़े को सुंदर बनाना। आपने देखा होगा जब हम लोग लॉन्ड्री करने के लिए कपड़े को देते हैं तो बढ़िया सा वो साफ़ भी करते हैं, और अगर साड़ी वगैरह है तो चरक पॉलिश वगैरह करके देते हैं, तो क्या होता है, हमारे कपड़े बिल्कुल नए से हो जाते हैं। साबुन का निर्माण होता है तेल या पानी के मिश्रण से। ठीक है, फिर रसायन से, वसा तथा क्षार से। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, साबुन का निर्माण किस चीज़ से होता है, वसा तथा क्षार से इसका निर्माण होता है, फैट प्लस बेस। ठीक है, और ये आपका तेल तथा पानी का मिश्रण, ये क्या होता है, तेल और पानी को जब मिश्रित कर लेते हैं, जब हमने कुकिंग वाला हम लोग पढ़ रहे थे जिसमें मायोनीज़ वाला था क्वेश्चन, आपको ध्यान होगा। हाँ, तो उसमें कौन सी, इमल्सीफायर आपने सुना होगा ना, एक इमल्सीफायर की तरह कौन काम, लेसिथिन काम करता है ना इमल्सी, और एक योग में पाया जाता है। तो तेल और पानी का जो मिश्रण होता है उसी को इमल्सिफिकेशन कहते हैं, तेल पानी को मिक्स कर देना। ऊनी वस्त्रों को नष्ट कर देते हैं, क्या करते हैं, चूहे करते हैं, मच्छर करते हैं, छिपकली करते हैं, नहीं, कीड़े कर देते हैं। नमी युक्त वस्त्रों पर लग जाती है, फफूंदी, कीड़े, खमीर, इनमें से कोई नहीं, तो क्या लग जाते हैं, फंगस, फफूंदी लग जाती है। धब्बे कितने प्रकार के होते हैं, 5, 3, 4, 6। तो धब्बे कितने प्रकार के, धब्बे 5 प्रकार के होते हैं। और इसी के साथ आज के हमारे जो क्वेश्चन आंसर की आपकी प्रैक्टिस सेट है ये ख़त्म हुआ। थोड़े कम क्वेश्चन है, लेकिन अभी मैं इसके बाद एक वीडियो और अपलोड करूँगी तो उसमें आपके और प्रश्न हो जाएंगे। तो कुल मिला के लगभग आपके आज के 100 प्रश्न हो जाएंगे। ओके, अगर कुछ समझ में नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट करें मुझे, ठीक है। और अगर पढ़ाया हुआ पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।